स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आप अभी तक जो है 8 क्लासेस ले चुके हैं। आज है 9वां क्लास यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 9। अब उसके अंतर्गत 2 वीडियो जो मैंने बनाया था, 2 क्लास जो लिया था शुरू का, पार्ट 1 पार्ट 2, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों से रिलेटेड था। ठीक, पहले में चार्ट था सब्जेक्ट प्रेडिकेट का और दूसरे में क्या था, डेफिनेशन है, रिकॉग्निशन था। पार्ट 3 से शुरू हुआ है सब्जेक्ट पार्ट। तो सब्जेक्ट पार्ट में कुल जो है आप 6 क्लास ले चुके हैं, आज है 7वां। ठीक, अब उसके अंतर्गत पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट चल रहा है। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में कुल 4 रूल हो चुके हैं। पहला रूल ये था कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर सिंगल वर्ड होता है, एक शब्द होता है, तो वह होता है नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव अथवा जिरंड। ओके, अब सेकेंड रूल में ये था कि सब्जेक्ट के स्थान पर 2 शब्द होते हैं। तो जैसे एक शब्द बढ़ता है तो वैसी दिशा में मेन वर्ड एक होता है, दूसरा क्वालिफायर होता है। तो मेन वर्ड के स्थान पर नाउन का प्रयोग होता है। यानी पहले रूल में था नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जिरंड। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नाउन के साथ शब्द बढ़ सकते हैं, इंफिनिटिव के साथ बढ़ सकते हैं और जिरंड के साथ बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन के साथ कोई शब्द नहीं बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आ सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए, रूल 1 में अगर हम शब्द जोड़ना चाहें तो नाउन के साथ जुड़ सकता है, इंफिनिटिव और जिरंड के साथ। तो नाउन का तो चैप्टर क्लोज हो गया। नाउन यानी रूल 2 में हम नाउन के साथ एक शब्द जोड़े, वह क्या था, डिटरमिनर। दूसरा जोड़े तो क्या हुआ, एडजेक्टिव। तीसरा जोड़े तो क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज। कुल मिला करके जब रूल 2 में आप क्या पढ़े हैं, सब्जेक्ट कंटेनिंग 2 वर्ड्स। तो पहला शब्द होता है मेन वर्ड जो ऑलवेज नाउन होता है, उसके पूर्व डिटरमिनर का प्रयोग होता है। रूल 3 में आप पढ़े हैं कि सब्जेक्ट कंटेनिंग 3 वर्ड्स। ठीक, तो 3 वर्ड्स में एक मेन वर्ड होता है जो ऑलवेज नाउन होता है और शेष 2 क्वालिफायर्स होते हैं। ओके, अब उन दोनों क्वालिफायर्स में एक डिटरमिनर होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है। रूल 4 में आप पढ़े हैं कि क्या जी, सब्जेक्ट कंटेनिंग मोर देन 3 वर्ड्स। जब 3 वर्ड्स आते हैं तो पुराने रूल 3 से जो शब्द आएंगे वो तो आएंगे। अब एडिशनल वर्ड्स पढ़ते हैं, वह शब्द समूह होते हैं और वह शब्द समूह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। वे भी क्वालिफायर्स होते हैं, यानी क्वालिफायर्स के स्थान पर 3 शब्द हो जाते हैं, एक डिटरमिनर, एक एडजेक्टिव और तीसरे स्थान पर एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है। तो यह आप पढ़ चुके हैं कि जब 3 शब्द थे तो एक मेन वर्ड, एक डिटरमिनर और एक एडजेक्टिव। तो डिटरमिनर एडजेक्टिव का प्रयोग मेन वर्ड के पूर्व हुआ और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हमेशा मेन वर्ड के बाद। ऐसी दिशा में भी मेन वर्ड हमेशा क्या रहा, नाउन। अभी प्रोनाउन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, अन होगा विश्व में, लेकिन 2 शब्द बचते हैं, इंफिनिटिव और जिरंड। तो देखिए, इंफिनिटिव के साथ भी शब्द बढ़ सकते हैं और जिरंड के साथ भी शब्द बढ़ सकते हैं। हम रूल 1 को रिमाइंड करा रहे हैं। तो रूल 1 में अगर इंफिनिटिव के साथ शब्द बढ़ाते हैं तो रूल 5 बनेगा, जिरंड के साथ बढ़ाते हैं तो रूल 5 बनेगा। यह ध्यान देना है, इसी क्रम में आपको याद करना। तो अब बताइए, इंफिनिटिव के साथ और जिरंड के साथ अगर शब्द बढ़ाते हैं तो शब्द कौन होगा? तो वह शब्द होगा ऑब्जेक्ट अथवा मॉडिफायर अथवा दोनों। अब इनका स्थान कब होगा? इंफिनिटिव अथवा जिरंड के बाद। ठीक, तो सब्जेक्ट पार्ट में कुल 2 भाग हो जाएंगे और इंफिनिटिव अथवा जिरंड को मेन वर्ड कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट अथवा मॉडिफायर अथवा दोनों का प्रयोग होगा किसके बाद? इंफिनिटिव अथवा जिरंड के बाद। यानी इस पार्ट में आप इंफिनिटिव का प्रयोग करोगे अथवा जिरंड का प्रयोग करो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो, मॉडिफायर का प्रयोग करो या दोनों का प्रयोग करो। अब ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर में अंतर क्या है?
तो ऑब्जेक्ट का तो नियम वही है भाई, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है दिखता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। इन्फिनिटिव क्या है? क्रिया से उत्पन्न संज्ञा है, यानी वर्बल नाउन है। जर्न क्या है? क्रिया से उत्पन्न संज्ञा है, अर्थात यह भी वर्बल नाउन है। क्रियार्थक संज्ञा दोनों है, क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा ही है। तो फिर से हम एक बार रिमाइंड कराते हैं, कुल मिलाकर क्या हुआ? पहले रूल में नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जिरंड, तो प्रोनाउन को छोड़ दीजिए। शुद्ध रूप से जो नाउन है यानी कॉमन नाउन हो चाहे कोई भी नाउन हो, उसके साथ तो आप डिटरमिनर वगैरह का प्रयोग कर सकते हो। इन्फिनिटिव भी एक प्रकार का नाउन है, जिरंड भी एक प्रकार का नाउन है, ऐसा नाउन जो क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसकी उत्पत्ति भी किससे होती है? क्रिया से होती है। तो इसको मैं रूल 1 में बता चुका हूँ, ठीक, शॉर्ट में, ब्रीफ में। इन्फिनिटिव और जिरंड का चैप्टर अलग है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, ठीक। यहाँ पर सब्जेक्ट का पोर्शन है। तो ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट कौन सी क्रिया लेती है? ट्रांसटिव, और इंट्रांसटिव नहीं लेती है। तो इसको संक्षिप्त में आप जान लीजिए कि अगर इन्फिनिटिव की उत्पत्ति या जिरंड की उत्पत्ति ट्रांसटिव वर्ब से होती है। किससे जी? ट्रांसटिव वर्ब से, यानी इनका निर्माण जो है ट्रांसटिव वर्ब से होता है, चाहे इन्फिनिटिव हो चाहे जिरंड हो, तो ऑब्जेक्ट लेगा। ओके, ऑब्जेक्ट लेगा। हो सकता है कि वह इन्फिनिटिव, जिरंड दोनों श्रेणी में हो, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव दोनों का फंक्शन दे रहा हो, तो मन में आएगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट लेगा तो वह इंट्रांसटिव बन जाएगी, यानी यहाँ क्रियार्थक संज्ञा ट्रांसटिव वर्ब के रूप में हो जाएगी, यानी डबल फंक्शन में होती है। संज्ञा का भी काम करेगी और क्रिया का भी। अब चलिए मॉडिफायर की बात करते हैं। तो मॉडिफायर क्या चीज होता है? आप पढ़ चुके हैं पार्ट स्पीच में कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्वालिफायर कहते हैं, अर्थात एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। और इंटरजेक्शन की विशेषता बताने वाला कोई शब्द नहीं होता। शेष जो है 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, कौन कौन भाई? उसमें वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, डिपोजिशन है, कंजक्शन है। इन सभी की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? मॉडिफायर कहलाता है। अर्थात वो क्या होता है? मॉडिफायर एडवर्ब का फंक्शन देता है। क्या होता है भैया? अरे एडवर्ब होता है, ठीक ना। तो ये मॉडिफायर जो होता है, मॉडिफायर वर्ब की विशेषता बताता है। अब चूंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? क्रिया से, वर्ब से, ठीक ना। तो यह इनकी विशेषता बताएगा, ठीक। अब केवल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो अथवा केवल मॉडिफायर का प्रयोग करो अथवा दोनों का प्रयोग, यह संभव है। तो अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक ना। तो देखिए टू स्मोक यानी धूम्रपान करना, धूम्रपान करने की क्रिया, ठीक ना जी। क्या होता है? अगर हम यहाँ लिखते हैं कि इंजीनियर, क्या होता है? टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो ये एक समान बात है। वाक्य सही है किस रूल में? वाक्य सही है किस रूल में? रूल 1 में, रूल 1 में ध्यान दीजिएगा। वाक्य सही है रूल 1 में, ओके। अब इसको रूल 5 में लाना चाहते हो तो इसमें क्या लगा सकते हो आप? ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, या मॉडिफायर लगा सकते हो, या दोनों लगा सकते हो। तो चलिए हम इसको रूल 5 में लाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या है? धूम्रपान करना। अब धूम्रपान करना यानी धुआं खींचना, मुंह से धुआं खींचना यानी धुआं पीना। तो अब गांजा पीते हो तब भी धुआं, बीड़ी पीते हो तब भी धुआं लेते हो, सिगरेट पीते हैं तब भी, चरस अफीम कुछ भी पीते हो तो धूम्रपान ही करते हो। लेकिन इस वाक्य से यह नहीं पता चलता है कि क्या पीना,
देखो, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। किसका धूम्रपान करना, प्रश्न करो किसका धूम्रपान करना, तो वह जो ऑब्जेक्ट आएगा वह किसका ऑब्जेक्ट होगा, टू स्मोक का। तो हम क्या लिख देते हैं, सिगरेट, ठीक ना। हम दोबारा इसको रिराइट कर देते हैं, ये देखिए, टू स्मोक सिगरेट्स कर दीजिए। अब हो गया टू स्मोक सिगरेट, बाकी चीजें हम क्या करते हैं, उतार देते हैं, ठीक। तो यह भी सेंटेंस सही है, यह भी सेंटेंस सही है। कहाँ आ गया, रूल 5 में आ गया। कहाँ आ गया, रूल 5 में। तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। देखिए, हम इसके लिए ओ देंगे कोड और इसके लिए एम देंगे, और दोनों है तो दोनों लिख देंगे ओ एम। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। प्रश्न करिए, क्या पीना। देखिए, पहली बार प्रश्न करिए कि स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है, तो पूरा आंसर आएगा टू स्मोक सिगरेट्स। अब दोबारा प्रश्न करिए कि क्या पीना हानिकारक है, तो आंसर आएगा सिगरेट्स। तो सिगरेट्स इस स्मोक का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए अगला हम सेंटेंस इसको लिख देते हैं, क्या जी, टू स्मोक ठीक है जी, सिगरेट्स इन लार्ज क्वांटिटी, क्या जी, इन लार्ज क्वांटिटी, ये कर देते हैं। यानी ज्यादा मात्रा में सिगरेट पीना, ठीक ना, ज्यादा मात्रा में सिगरेट पीना। अब बताइए, ये तो इंजीनियस है, ये तो बहुत घातक हो जाएगा। तो इज वेरी शब्द बढ़ा दीजिए, क्या जी, इंजीनियस टू हेल्थ, हो गया। ये भी सेंटेंस क्या हुआ भाई, रूल 5 में ओके है, सही है, रूल 5 है, ओके। अब चलिए, तो ये क्या हुआ, ये तो पहले से ऑब्जेक्ट लगा है। अब देखिए, वेरी शब्द किसके लिए आया, किस कारण से आया, ये जो लार्ज क्वांटिटी के कारण। तो ये क्या किया, क्रिया के क्रियार्थक संज्ञा टू स्मोक के भाव को मॉडिफाई कर दिया, तो यह क्या है, मॉडिफायर, क्या है भैया, मॉडिफायर। तो इस सेंटेंस में दोनों लग गया, ठीक ना। अब इसमें से अगर इसको हम ड्रॉप करना चाहें तो केवल मॉडिफायर का प्रयोग हो सकता है। तो क्या करते हैं, टू स्मोक कर देते हैं और इन लार्ज क्वांटिटी कर देते हैं। अब क्या हुआ, भाव बदल गया, ठीक। बाकी चीजें हम उतार देते हैं, ठीक ना जी। तो ये भी क्या हो गया, आपका रूल 5 में ओके हो गया। फर्क क्या पड़ा, इसका भाव चेंज हो गया, इन्फिनिटिव यानी वर्बल नाउन क्रियार्थक संज्ञा का भाव चेंज होगा। देखिए, यहाँ पर है कि सिगरेट पीना निश्चित कर रहा है, यहाँ भी निश्चित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या पीना यह अनिश्चित हो गया। तो भाव बदल गया कि नहीं, कह दी ज्यादा मात्रा में पीना, धूम्रपान करना, पीना का मतलब धूम्रपान, ज्यादा मात्रा में धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो बताइए भाव चेंज हुआ कि नहीं। तो मॉडिफायर का काम ही है क्रिया के भाव को मॉडिफाई कर देना, क्रिया के भाव को मॉडिफाई कर देना। अब देखिए, इन्फिनिटिव और जरंड में क्या अंतर है। इन्फिनिटिव जो है कभी कभार जब काम किया जाता है तब प्रयोग किया जाता है, लेकिन जरंड का प्रयोग क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, यानी वो एकदम हैबिट पे आ गया। कोई सुबह से शाम तक 10 सिगरेट पी गया, 20 पी गया। अब कोई व्यक्ति कभी कभार पार्टी में पीता है, कहीं पार्टी है, शादी विवाह समारोह में पीता है, ठीक है, तो कभी कभार पीता है। तो कभी कभार पीने के लिए आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करो,
यानी कोई भी काम अगर कभी कभार होता है तो इंफिनिटिव का प्रयोग करो, हैबिचुअल होता है यानी आदत में वो आ गया है तो आप जिरंड का प्रयोग करो। इंफिनिटिव और जिरंड में खास अंतर यही है, जबकि दोनों का फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर सारे वाक्य में ध्यान दीजिएगा, सभी सेंटेंस में हम स्मोकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, स्मोकिंग का प्रयोग कर सकते हैं, यानी यहाँ भी स्मोकिंग, ठीक, यहाँ भी स्मोकिंग, यहाँ भी स्मोकिंग, और यहाँ भी हम स्मोकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये सभी क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने लगेगा, और जब इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त नहीं करता है, बस यही अंतर है। अब चलिए कुछ एक दो वाक्य और हम दे देता हूँ। अब देखिए, टू स्मोक क्या था, टू स्मोक ट्रांसिटिव अथवा इंट्रांसिटिव दोनों होती है क्रिया। तो पहले सेंटेंस में हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, इसका मतलब टू स्मोक इंट्रांसिटिव का फंक्शन दे रहे थे। फिर इसके बाद हमने सिगरेट लगाया, इंट्रांसिटिव बन गए। फिर इन लार्ज क्वांटिटी लगाया, इंट्रांसिटिव भी है, और लास्ट में केवल इन लार्ज क्वांटिटी लिखा, इसका मतलब कि इंट्रांसिटिव। ठीक, अब कुछ वाक्य मैं लेता हूँ, ऐसी क्रिया से मैं उत्पन्न करता हूँ, जैसे जिरंड का लेता हूँ। तो देखिए, वाक्य लिया, क्या लिया जी, वाक्य से बना हुआ वाक्य, हैबिचुअल एक्शन दिखाता हूँ, हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा हूँ, यानी टहलना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं वाकिंग इज यूजफुल, ठीक, उसके बाद फॉर हेल्थ, समझ भैया। तो ये है आपका सेंटेंस किसमें, रूल 1 में, किसमें है, रूल 1 में ओके है यानी सही है। तो ये है आपका रूल 1, हैबिचुअल एक्शन, टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, ठीक। अब चलिए इस सेंटेंस को मैं रॉन्ग बनाता हूं, क्या करता हूं, इसको रॉन्ग कर देता हूं। रॉन्ग कैसे होगा, इज नॉट यूजफुल लगा दिया, ठीक, क्या कर दिया, नॉट यूजफुल। तो पहले रूल में क्या हो गया भैया, ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, किसके अंतर्गत, रूल 1 के अंतर्गत, रूल 1 के अंतर्गत ये रॉन्ग हो गया। क्यों, मैं लिख रहा हूं कि टहलना, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ना, एक मिनट, यूजफुल है ना, हाँ, यूजफुल। देखिए पहले वाक्य में मैंने क्या किया, नॉट लगा दिया है, हाँ, नॉट लगा दिया भैया, ठीक है, नॉट लगा दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके पहले नॉट लगा दिया। तो एक बार तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, दूसरी बार बोल रहा हूँ कि उपयोगी नहीं होता। तो उपयोगी नहीं होता है तब तो कोई टहलेगा ही नहीं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हुआ, रॉन्ग। अब सेम सेंटेंस को सही करना है, तो इस जिरंड का भाव चेंज करना होगा, और इस जिरंड का भाव चेंज करेंगे कब, मॉडिफायर लगाकर, ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। देखिए वर्क जो क्रिया होती है ये भी ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होती है, लेकिन टहलने के सेंस में यह हमेशा इंट्रांसिटिव होती है, और टहलाने के सेंस में यह ट्रांसिटिव होती है। तो यह टहलाना नहीं है, टहलना है। तो टहलना है इसका मतलब कि यह इंट्रांसिटिव है, अनुवाद क्या है यहाँ पर, इंट्रांसिटिव है,
यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब से ये पैदा है अकर्मक क्रिया। तो ऑब्जेक्ट तो लेने का कोई सवाल ही नहीं है। अब इसका जो भाव आप चेंज कर दो, तो जैसे आप भाव चेंज करोगे सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे चेंज करता हूं मैं, देखो मॉडिफायर लगाओ, भाव इसका तभी चेंज होगा जब आप मॉडिफायर लगाओगे। मॉडिफायर का काम है क्रिया के भाव को चेंज करना, ठीक। तो क्रिया, चूंकि यह क्रिया से उत्पन्न है, क्रियार्थक संज्ञा है, क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा, तो संज्ञा का काम यह तब कर रही है जब सब्जेक्ट का काम कर रही है। ध्यान देना, सब्जेक्ट का काम कर रही है तो संज्ञा भी है और क्रिया से उत्पन्न है तो क्रिया भी है, ठीक। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा इन डिटेल में, आप परेशान मत लीजिएगा। तो वॉकिंग, अब यहां पर मैं लिख देता हूं कहीं इन द सन, ठीक। तो इज नॉट, उसके बाद यूजफुल फॉर हेल्प कर दिया, ठीक है। अब यह सेंटेंस सही हो गया। अब क्या हो गया, ठीक है। ये क्या था जी, रूल 1 में था, अब ये चला गया रूल 5 में। कहाँ चला गया, रूल 5 में। मैंने क्या लगाया, इन द सन, मॉडिफायर क्या लगाया, इन द सन। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं होता है। अब सवाल है कि ये तो बिल्कुल रॉन्ग है यार, रूल 1 में। मैंने कहा कि रूल 5 में ले है, रूल 5 में क्या लगा दिया, बोलिए, मॉडिफायर लगा दिया। ये क्या है, एम फॉर मॉडिफायर, मॉडिफायर लगा दिया। क्या, धूप में टहलना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। अब दोपहर में 12 बजे दिन में टहलने का टाइम थोड़े है, क्या है ये, यूजफुल नहीं। सेंटेंस सही हो गया। अब एक तरीका और है इसको सही करने का, इसको सही करने का तरीका क्या है, बोलो भाई। इसको हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा, रूल 1 में चला गया। और नॉट को हटा करके अगर बिना यानी विदाउट नॉट आप रूल 5 में लाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो देखो तब क्या करोगे, वॉकिंग जी। अब यहाँ पर इन द मॉर्निंग कर दो, प्रातः में टहलना, प्रातः में टहलना, नॉट हटा दो, यूजफुल फॉर हेल्थ। यानी ऊपर वाले सेंटेंस का वो उल्टा हुआ कि नहीं, धूप में टहलना उपयोगी नहीं होता है और प्रातः टहलना उपयोगी होता है। तो सही हो गया किसमें, रूल 5, रूल 5। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल इफेक्टिव दे दिया हम, ठीक। वहां टू स्मोक के साथ भी दे दिया और स्मोकिंग के साथ भी बदल कर दिखा दिया। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं, ठीक ना। तो इस चैप्टर में रूल 5 के अंतर्गत यहीं तक, नॉन फाइनाइट का चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा इन डिटेल, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ठीक ना। अरे बढ़िया तो ये भी है कि नहीं, ये थोड़ा कि घटिया है, लेकिन इसको हम लंबा नहीं खींचना चाहते। तो क्या जी, अगले क्लास में आपको रूल 6 आएगा इंट्रोडक्टरी देयर के साथ, फिर आएगा क्या जी, इम्पटी इट के साथ, ठीक। अभी और नियम है, सब्जेक्ट के स्थान पर हम फ्रेज का भी प्रयोग करके दिखाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर क्लास का भी प्रयोग करके दिखाएंगे, तब जाके सब्जेक्ट का पोर्शन समाप्त होगा, उसके बाद प्रेडिकेट शुरू होगा। तो एक तरह से क्या है, श्रृंखला है, पूरे इंग्लिश ग्रामर की ये श्रृंखला आपके पास पहुंच रही है सीरीज। तो थोड़ा सा मन लगा करके पढ़िए। और एक स्टूडेंट मेरा सेलेक्ट हुआ है, ठीक ना, उसका इंट्रोडक्शन मैंने कराया है यूट्यूब पर, तो उसको सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या जी, SSC, ठीक ना, CGL, ठीक, 2019 रिजल्ट सर्च कर लीजिए, ये मिल जाएगा, ठीक ना, सीधा सीधा। या SSC CGL क्रैकर डाल दीजिए, क्रैकर नाम लिख दीजिए, मिस्टर
कहाँ नहीं आ रहा इधर, रिजल्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ आपको क्या करना है, एसएससी सीजीएल रिजल्ट लिखना है, तो भी वो वीडियो मिल जाएगी। उसकी अभी प्ले लिस्ट नहीं बनाया हूँ, या मेरे चैनल में आप खोल लीजिए। और ये है क्रैकर, क्रैकर के बाद आप नाम डाल दीजिएगा उस स्टूडेंट का, मिस्टर अजय सिंह। क्या करिएगा, अजय सिंह। तो उससे इंट्रोडक्शन हुआ है, उसका सिलेक्शन हुआ है कहाँ जी, कस्टम इंस्पेक्टर आर्मी एग्जामिनर के पोस्ट पर, ठीक है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसे प्रेरणा लें और आगे मेहनत से पढ़ें। हमारी शुभकामना आपके साथ सदैव रहेगी। अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू।